नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करने वाले हैं 28 अक्टूबर 2020 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी एसएससी, दिल्ली पुलिस, बिहार एसआई, यूपी एसआई, राजस्थान पुलिस, लगभग सभी परीक्षाओं में यह आपको मदद करेगा। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है इको रैप रिपोर्ट। अब देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न बन जाएगा कि एसबीआई ने अपनी इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित की, तो यह किस योजना से संबंधित है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी ने नए जन खातों को खोलने में 60% की वृद्धि की है। यानी the report highlight that the pandemic has led to 60% increase in opening up ऑफ न्यू जनधन अकाउंट। यानी दोस्तों, इस महामारी में जनधन खाते की वजह से बहुत लाभ हुआ है। यानी गरीबों तक डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होने में बहुत ही आसानी से हुई है, और इस वजह से कह सकते हैं तो यानी कितना 60% की ग्रोथ हुई है। यह उन क्षेत्रों में बढ़ गया है जहां चोरी की संभावना अधिक होती है। और इसमें हमने ये पॉइंट और भी डाला है कि जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों ने पीएमजेडीवाई खाते के उपयोग में गिरावट देखी गई है, जबकि अच्छा अनुकूल प्रभाव जहां देखा गया पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और कर्नाटक में। अब दोस्तों, यहीं पर थोड़ा सा ये जान लीजिए कि पीएमजेडीवाई ये प्रधानमंत्री जन धन योजना है क्या। तो यह अगस्त 2014 में स्टार्ट हुई थी। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन के तहत इसे शुरू किया गया था। यह बैंकिंग सुविधाओं के लिए सभी लोगों तक पहुंच प्रदान करना, इसका प्रत्येक वयस्क के लिए एक मूल बैंकिंग खाता, क्रेडिट, वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, बीमा और पेंशन तक पहुंच। तो पीएमजेडीवाई का उपयोग सभी राज्यों में व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव का कारण बन रहा है, और यह बहुत ही इसके सकारात्मक रिजल्ट दिख रहे हैं। नवीनतम आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2000 यानी 14 अक्टूबर 2020 तक 41 यानी सोच रहे ना 41.05 करोड़ खाता धारक हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। इंडिया नोटिफाई 18 मोर पर्सन एज डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, यानी 18 और आतंकवादियों की लिस्ट में डाला है। और वह कानून किस कानून के आधार पर, ये आपसे प्रश्न पूछ लेगा, तो वह है यूएपीए एक्ट। दोस्तों, यह वर्ष 2019 में पिछले वर्ष ही यह इसमें संशोधन किया गया। किस में 1967 में, इसकी भी चर्चा करूंगा, पहले खबर सुन लीजिए। तो इस तरह से इससे पहले 2019 के बाद जो है काफी लोगों को किया गया, आतंकवादी घोषित किया गया जो कि इन कार्यों में लिप्त थे। और उसके बाद अब टोटल संख्या जो है 31 हो गई। 18 जुड़ने के बाद टोटल कितनी हो गई? 31 हो गई। और यह कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, याद रखिएगा, होम मिनिस्ट्री। और 18 आतंकियों में पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी भी शामिल हैं। और दोस्तों, यह किस समय किया गया? उस समय जो इस समय अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आए हुए हैं 2+2 वार्ता के दौरान। तो भारत अमेरिका के बीच हो रही जो मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता के दौरान इसे गृह मंत्रालय ने यह अनाउंस किया। तो याद हो जाएगा। अब यहीं पर हम आपको, जैसे कि 26/11 मुंबई हमले के आरोपी कौन था? लश्कर ए तोयबा के यूसुफ मुजम्मिल, लश्कर ए तोयबा के सरगना हाफिज सईद का नाम सुना होगा। उन्हीं के रिलेटिव हैं अब्दुल रहमान मक्की। 1999 में कांधार IC-814 विमान अपहरण के आरोपी यूसुफ अजहर, अब्दुल रऊफ, ये सब लोगों पर जो है इन लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया है। ये तो रही खबर दोस्तों। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस बिल के बारे में। यह अनलॉफुल एक्टिविटी अमेंडमेंट बिल 2019। तो इसमें यह किसमें संशोधन किया गया? 1967 में यह संशोधन किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। तो संशोधन के बाद क्या हो गया? पहले क्या हुआ करता था कि किसी संगठन को आतंकवादी घोषित किया जाता था तो वो संगठन क्या होता था? नाम बदल करके दूसरे संगठन का नाम करके वो एक्टिवेट हो जाता था। अब क्या है कि यह व्यक्तिगत कर दिया गया। इस संशोधन में यही एक नया पॉइंट जुड़ गया है महत्वपूर्ण इसमें कि इसमें क्या है कि अब व्यक्ति को भी आतंकवादी
घोषित किया जा सकता है। तो इस विधेयक में प्रस्तुत संशोधनों का उद्देश्य आतंकी अपराधियों की त्वरित जांच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना तथा आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान है। यह संशोधन राष्ट्रीय जांच एजेंसी, दोस्तों एनआईए सुना होगा, जब 26/11 घटना हुई थी तो उसी के बाद ही यह एनआईए का गठन किया गया था। अब एनआईए को अधिकार होगा, इंस्पेक्टर तक एनआईए का जो है इसमें जांच कर सकता है, उसके ऊपर कोई आप रोक नहीं लगा सकते। इस विधेयक का किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन शहरी माओवादियों सहित भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इस संशोधन में आतंकवाद के कृत्यों के दमन हेतु इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है 2005, इसमें पॉइंट हमने सारे दिए हैं, ये भी जोड़ा गया है। तो यह पॉइंट यह देख रहे हैं, और ये पूरे देश के लिए लागू है। यह कोई विदेशी या भारतीय अधिनियम सभी के लिए उत्तरदायी होगा। इस अधिनियम के प्रावधान में भारतीय और विदेशों नागरिकों पर भी लागू होगा। यदि कोई पानी का जहाज या एयरक्राफ्ट भारत में पंजीकृत है तो उस पर सवार व्यक्ति किसी भी देश में हो, उन पर भी यह कानून लागू होगा। तो याद हो जाएगा दोस्तों। और इसी पर अगर हम बात करते हैं कि ये है क्या, यहाँ पर देखिए डिफिनीशन भी हमने दे दिया है कि भारत में गैर कानूनी गतिविधि की परिभाषा क्या है। तो अनलॉफुल एक्टिविटी रिफर एनी एक्शन टेकन बाय इंडिविजुअल और एसोसिएशन वेदर बाय कमिटिंग एन एक्ट आर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन आर रिटन आर बाय साइन टू क्वेश्चंस। तो यानी गैर कानूनी गतिविधि में व्यक्ति या संघ द्वारा किए गए निम्न कार्यों गतिविधियों को शामिल किया गया। जैसे शब्दों के द्वारा आप किसी को देश विरोधी बातें नहीं कर सकते हो, लिखित में कार्यों के द्वारा, संकेतों के द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने या तोड़ने का कोई भी प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और दोस्तों याद रखिएगा, इससे पूर्व 2004, 2008 और 2012 में भी 1967 संशोधन किया गया था, लेकिन अंततः 2019 अनलॉफुल एक्टिविटी यूएपीए कहा गया अमेंडमेंट बिल। और यह 1967 में जब ये आया था उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। यह कानून भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। और यह कानून संविधान के अनुच्छेद 19 यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, याद है ना, यानी प्रेस एवं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्रों के बिना एकत्र होने की। अब 19 में क्या है, ABCDEF, इसमें है ना इतने अधिकार। तो इस तरह से यह इन सब पर यह लगाता है कि बोलिए राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रवाद पर समिति ने उपरोक्त मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अनुमोदन किया था। फिर वही 67 में संशोधन करके अब इसको नए रूप में लाया गया है। तो इतनी बातें याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण खबर है प्रेसिडेंट ऑफ गिनिया। तो अल्फा कोंडे गिनी के प्रमुख अध्यक्ष और रैली ऑफ द गिनियन पीपुल्स पार्टी के नेता ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करके गिनी के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल और उन्हें जो है सेलू डेलुइन डायलो के खिलाफ 59.49% वोटों के साथ चुनाव जीता उन्होंने। और चुनाव में डायलो को 33.5% वोट मिले। तो ये ध्यान रखिएगा, 2020 के चुनाव में जीतते हुए अल्फा कोंडे, इन्हीं का ये चित्र है, 6 वर्षों के लिए देश पर शासन करने के लिए तैयार हो गए हैं। और दोस्तों यहाँ गिनिया के बारे में देख लीजिए। गिनिया ये आप देख रहे हैं ना, अटलांटिक महासागर, ये अफ्रीका महाद्वीप के कोस्टल पर बसा देश है। इसकी राजधानी कोनाक्री है। यहीं पर देख रहे हैं ना, सियरा लियोने भी देश है, इसकी राजधानी फ्री टाउन है। देख रहे हैं ना, गिनी बिसाऊ है, इसकी राजधानी बिसाऊ है। सेनेगल देश भी है, इसकी राजधानी डकार है। और ये माली है, इसकी राजधानी बमाको है। लाइबेरिया है, इसकी राजधानी मोनरोविया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। नाटो प्लान्स टू सेटअप न्यू स्पेस सेंटर इन जर्मनी। अब नाटो क्या है, यहीं पर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा नाटो का। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
दोस्तों इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और यह उत्तरी अटलांटिक संगठन एक बढ़ते रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए जर्मनी के रामस्टीन में अपने हवाई अड्डे पर अंतरिक्ष संचालन के लिए एक मुख्यालय बनाने की योजना बना रहा है। यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अलायंस प्लान टू बिल्ड ए हेडक्वार्टर फॉर स्पेस ऑपरेशन एट इट्स एयर बेस इन रामस्टीन, ये जगह का नाम है रामस्टीन, इन जर्मनी टू काउंटर ए राइजिंग रशियन एंड चाइनीज थ्रेट। ओके, तो नया केंद्र संचार और उपग्रह चित्रों के साथ नाटो मिशनों का समर्थन करने के लिए संपर्क का एक केंद्रीय बिंदु है। तो यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अमेरिका सेल हार्पून मिसाइल टू ताइवान। आप देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बीच लगातार तनातनी चल रही है। जैसा कि कोरोना नामक महामारी में भी अमेरिका खुलेआम उस कोरोना बीमारी को सीधे सीधे वुहान वायरस के नाम से बोलता ही है, तो पूरा ठीकरा इसी के ऊपर फोड़ता है कि इस कोरोना नामक महामारी के फैलने में सबसे बड़ा योगदान चीन का है। और चीन से उससे पहले भी कम से कम 1-2 साल से व्यापारिक युद्ध चल ही रहा था, ट्रेड वॉर चल ही रहा था। ऐसे में कोरोना वार भी चल रहा है और ऐसे में अब दोनों शक्तियां विश्व में एक तरह से देखा जाए तो शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। यानी महाशक्ति के रूप में चीन भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका भी लगातार चीन के ऊपर दबाव बनाए हुआ है, चाहे वह 2+2 वार्ता हो। वर्तमान में अमेरिका भारत के साथ 2+2 वार्ता कर रहा है, चाहे वह मालाबार एक्सरसाइज हो, चाहे साउथ चाइना सी या वियतनाम के साथ उसके संबंध हो, और वहीं चीन के नजदीक ताइवान को वह मिसाइल देने का निर्णय ले लिया है। उसने अमेरिकी संसद को यह सूचित किया है कि ताइवान को $2.37 अरब के हार्पून मिसाइल सिस्टम को बेचने की योजना है। ऐसे में चीन फिर से पूरी तरह से तिलमिला उठा है और चीन ने कहा था कि ताइवान को हथियार बिक्री में शामिल लॉकहीड मार्टिन, बोइंग डिफेंस और रेथियान जैसी अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा। अमेरिका की ओर से प्रस्तावित नए हथियारों की बिक्री पर ताइवान ने कहा कि चीन से बढ़ते खतरे के बीच उसकी रक्षा व्यवस्था मजबूत और विश्वसनीय होगी। इसका मतलब है कि ताइवान का भी समर्थन है। तो यह आप देख सकते हैं हार्पून मिसाइल क्या है। यह मिसाइल बेहद घातक मानी जाती है। हार्पून मिसाइल जमीनी लक्ष्यों के साथ ही युद्ध पोतों को भी तबाह करने में सक्षम है और इस मिसाइल में जीपीएस लगा होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इससे यह सटीक हमला करती है और इस हमले से तटीय ठिकानों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के अड्डों के साथ ही बंदरगाहों पर खड़े पोतों और औद्योगिक केंद्रों को भी तबाह किया जा सकता है। यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण खबर है। अब बढ़ते हैं समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। तो शशिधर जगदीशन, ये देख रहे हैं नाम, यहाँ पर ये ऊपर चित्र है और ये आदित्य पुरी जी का है। तो एचडीएफसी के ये पहले हेड आदित्य पुरी थे। अब इनका स्थान कौन लेंगे? जगदीशन जी लेंगे आदित्य पुरी की जगह। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र का जो सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी के मुख्य सीईओ और एमडी पद के लिए शशिधर जगदीशन के नाम को मंजूरी दे दी है और वे 27 अक्टूबर 2020 से यानी कल से ही उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, ध्यान रखेंगे। और जगदीशन फिलहाल प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक चेंज एजेंट और फाइनेंस विभाग के प्रमुख हैं और वह 1996 से एचडीएफसी बैंक से जुड़े हुए थे। तो ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। और जगदीशन ने साइंस में फिजिक्स के साथ ग्रेजुएशन किया, वो पेशे से सीए हैं। इसके अलावा उन्होंने शेफील्ड यूनिवर्सिटी से यूके से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री भी ली है। ये देख सकते हैं एचडीएफसी 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। आईसीआईसीआई बैंक शट्स डाउन ऑपरेशंस इन श्रीलंका। तो श्रीलंका देश कहाँ है दोस्तों? हमारे देश के दक्षिण में ही श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोटे है। तो श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन अब बंद कर दिया है, यानी वहां पर अपनी शाखाओं को अब हटाएगा। तो श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के मौद्रिक
मौद्रिक बोर्ड ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए श्रीलंका में बैंक के व्यवसाय संचालन को बंद करने और इसे जारी लाइसेंस रद्द करने की मंजूरी दे दी है। तो यह वन लाइनर खबर है। पूछ लेगा कि हाल ही में अभी किस बैंक ने या किस देश में अपना परिचालन बंद किया है, या पूछ लेगा सीधे सीधे कि श्रीलंका, मालदीव, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। और यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का देख लीजिए, हेडक्वार्टर मुंबई है, संदीप बख्शी इसके सीईओ हैं और इसका टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। तो यहाँ हिंदी में दिया हुआ है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। तो आज की पुस्तक है जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री। दोस्तों, जिन्ना का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। जिन्ना इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन जसवंत सिंह की किताब थी, उस पर भी बड़ा बवाल मचा था। तो जिन्ना जो है शुरू में भारत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उसका भी योगदान था, सब मिलकर ही कर रहे थे, लेकिन बाद में सब एक अलग वही अलग पाकिस्तान की मांग उठने लगी। 1933 तक कहा जाता है कि जिन्ना राष्ट्रवादी था, लेकिन 33 के बाद लंदन से वापस आने के बाद वह एकदम से पाकिस्तान की मांग में, मतलब पाकिस्तान अब अलग देश की मांग करने लगा। और इस तरह से ये कहा जाता है जिन्ना के बारे में, जैसे कि 1916 का जो अधिवेशन हुआ था 1916 का, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार साहब किए थे, लखनऊ समझौता के नाम से, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आए थे। तो उसमें जिन्ना, एनी बेसेंट, इन सब नेताओं ने बड़ी सहायता की थी कि हम लोगों को एक मंच पे आना पड़ेगा, क्योंकि 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया था, तो सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स या माइनॉरिटीज के लिए, और जो कि हिंदू मुस्लिम के बीच गहरी खाई डाल दी गई थी, और वही का परिणति हुआ था। आप देख सकते हैं जैसे 1905 का बंगाल विभाजन, 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 7 में कांग्रेस का टूटना, बाल गंगाधर तिलक का जेल जाना, तब उन्हें समझ में आया कि ये तो आपस में हमको लड़ाया जा रहा है। तो इसीलिए 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आए थे, लखनऊ समझौता जिसे कहा गया था। तो उसमें जिन्ना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसी पर किताब आई है इश्तियाक अहमद की। ये ध्यान रखिए किसकी किताब है, इश्तियाक अहमद की है। तो इन्होंने इतिहास पर अपने व्यापक काम के लिए जाने जाते हैं। जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री प्रोफाइल से इन्होंने नए तरह से साहसिक प्रयास किया है। तो इस किताब को भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अपने अतीत को समझने का एक मौका है, ताकि वे अपने वर्तमान को समझ सकें। तो देखिएगा, ये महत्वपूर्ण किताब है। अब हम बात करते हैं खेल समाचारों में। जयराम बिगिंस कैंपेन विथ विक्ट्री एट सारलोर लक्स ओपन 100। तो ये देख सकते हैं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अजय जयराम ने सारलोर लक्स ओपन सुपर 100 टूर्नामेंट के दौर में मंगलवार को बेल्जियम के मैक्सिमे मोरिल्स के खिलाफ सीधे सेटों में जीत दर्ज की। और ये देख रहे हैं, इन्हीं का पिक्चर है। ये सीधे पूछ लेगा कि ये किस खेल से संबंधित हैं। और अगले दौर में यह तीसरी वरीयता प्राप्त नीदरलैंड के मार्क कालजौ की चुनौती का सामना इन्हें करना होगा। और दोस्तों, इसमें जयराम के अलावा भी टूर्नामेंट में गत चैंपियनशिप लक्ष्य सेन भाग ले रहे हैं, 2018 के विजेता शुभंकर डे और युवा खिलाड़ी मालविका बसोड़ भी भारतीय चुनौती पेश करेंगे। तो इन खिलाड़ियों के नाम याद रखा करिए, अक्सर मिलान करने को आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस में। तो इंटरनेशनल एनिमेशन डे है आज दोस्तों। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? 2002 में, यानी आसिफा ASIFA, ये देख रहे हैं ना, इंटरनेशनल एनिमेशन डे के लिए घोषणा की थी। कब से? 2002 से, जो यूनेस्को का ही एक पार्ट है। तो ये ध्यान रखेंगे। और यह दिन पेरिस में 28 अक्टूबर 1892 में एमिल रेनॉल्ट के थिएटर ऑप्टिक के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन की भी याद दिलाता है। और दोस्तों, यह 19वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया है। इसके अध्यक्ष सयाको किनोशिता, इसके संस्थापक जॉन हलास, और ASIFA की स्थापना 1960 में फ्रांस में हुई थी। ये फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेजर प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख पठारों की चर्चा करेंगे। दोस्त, पर्वत पठार मैदान समझते हैं ना, जैसे सबसे ऊंचा क्या होता है? पर्वत, यानी प्लेन, प्लेटू, हिल्स एंड माउंटेन। अगर क्रम से देखा जाए 500 मीटर तक
जैसे कहा जाता है मैदान, 0 से 500 से ऊपर पठार, 1000 के ऊपर पहाड़ी, 1000 तक पहाड़ी और 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर को पर्वत कहा जाता है। तो दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यू बाय ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर देखिए, आप लोगों में सीधे सीधे कई बार इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि यह किस प्रकार का पठार है, गुंबदाकार है या गिरपदीय पठार है कि यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार है, ऐसे पूछ लिया जाता है ना। तो जैसे पहला क्या है, इंटर माउंटेनियस प्लेट्यू, यानी इसको क्या कहते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। यानी अब अंतर पर्वतीय का मतलब क्या है कि चारों तरफ से पर्वतों से घिरा होता है, सराउंडेड बाय माउंटेन। तो पृथ्वी के स्थल पर सर्वाधिक उच्च एवं विस्तृत, इसीलिए ऊंचाई पर पाए जाएंगे। अतः विश्व का सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार, आपने पामीर नॉट भी कहते हैं, तिब्बत का पठार 4000, अब सोचिए मैंने अभी क्या कहा था, 500 मीटर तक पठार होता है, लेकिन ये 4000 से अधिक ऊंचाई पर है तिब्बत का पठार। बोलीविया का पठार, पेरू का पठार, कोलंबिया का पठार, एशिया माइनर, मैक्सिको का पठार। अब इसको आइए मानचित्र में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिकन प्लेटू कहाँ है, ये हो गया। फिर उसके बाद कोलंबियन प्लेटू यहाँ पर है। अब देख रहे हैं ना, यहीं पर आप देखिए पेरू, ये देश है, पेरू का पठार ये भी यहीं पर है। बोलीविया, पेरू और बोलीविया, ये चूंकि इधर एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाती है, इधर भी पहाड़ियां, तो बीच में बोलीविया का पठार और पेरू का पठार मिल गया। तो यह एग्जाम्पल पेश करता है। याद रखेंगे, मैक्सिको का पठार भी मैंने बताया, चूंकि इधर तरफ रॉकीज पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब दूसरा है गिरिपद प्लेटू, इसको क्या कहा जाता है, फुट हिल्स, यानी पर्वतीय पदीय क्षेत्र में होता है गिरिपद प्लेटू, यानी पर्वतों के आधार, जैसे मान लीजिए कि ये पर्वत है तो यहां पर वो पठार पाया जाएगा। समझ में आई बात। तो यह जो गिरिपद पठार है इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यानी पर्वतों के आधारों पर अवस्थित पठारों को गिरिपद पठार या पर्वत पदीय कहते हैं, फुट हिल्स। ठीक है, यह एक तरह से उच्च पर्वतों से तो दूसरी ओर से सागर या मैदानी क्षेत्रों से घिरे होते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर अमेरिका का पीडमॉन्ट पठार, दक्षिण अमेरिका का पेटागोनिया का पठार। आइए देखते हैं इसमें मानचित्र में, ये देख रहे हैं ना पेटागोनिया प्लेटू, इधर एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इसी के फुट हिल्स पे इधर नदियां, मैदानी क्षेत्र भी है, तो यह पेटागोनिया का पठार है। समझ में आई बात। अब इसके बाद आता है तीसरा है गुंबदाकार, इसको कहते हैं डोम प्लेटू, डोम शेप, गुंबदाकार। तो ओजार्क प्लेटू ऑफ अमेरिका। अब गुंबदाकार क्या होता है, तो इसका इस प्रकार के पठारों का निर्माण जब वलन क्रिया होती है, यानी भूपटल में पृथ्वी पर जब संकुचन होता है या वलन होता है, फोल्ड होता है, तो उस प्रक्रिया के द्वारा जब पृथ्वी भाई मूवमेंट होता है ना, तो बने गुंबदाकार आकार के कारण होता है। जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार दोस्तों सुना होगा, ये कहाँ है, ये देख सकते हैं, यह भारत में, यहाँ पर देखिए ये बड़ा, चूंकि वर्ल्ड मैप है तो यहाँ पर अपने मैप में देखिएगा, ये छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है दोस्तों। इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहा जाता है, खनिजों का घर कहा जाता है, इसे भारत का रूर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रूर क्षेत्र कोयला के लिए जाना जाता है, वो जर्मनी में हुआ करता है। तो एक समय में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन रूर वेस्टफालिया क्षेत्र से होता था, इसीलिए तुलना, चूंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में ही हैं, तो इसीलिए इसको भारत का रूर भी छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, और अमेरिका का पीडमॉन्ट पठार मैंने बताया ही, और गुंबद, ये ओजार्क प्लेटू देखिए, ओजार्क का पठार यहीं पर कोलोराडो नदी के इधर ही है ओजार्क प्लेटू, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब उसके बाद आता है महाद्वीपीय पठार, जिसे कॉन्टिनेंटल प्लेटू कहते हैं। ये एक तरह से इसको सील्ड भी कहा जाता है, इन पठारों को सील्ड कहते हैं, क्योंकि बहुत पुराने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्हें सील्ड के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः ये पठार पर्वतीय भागों से दूर सागर के तट या समतल भूमि से घिरे होते हैं। इनका निर्माण धरातल के ऊपर उठने या लावा के निक्षेप के कारण होता है, इसीलिए इसको साइबेरियाई सील्ड कहते हैं। अब जैसे साइबेरियाई सील्ड है,
फिर आप देख सकते हैं जैसे कनाडा वाली सील्ड है, कनाडियन सील्ड, उसको लॉरेंसियन सील्ड भी कहते हैं, ब्राजीलियन सील्ड कहते हैं, फेनो स्कैंडिनेवियन या बाल्टिक। अब देखिए ये जो नाम ले रहा हूं ये कहाँ है मानचित्र में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉरेंसियन कनाडा में है, इसको पठार कहेंगे। लॉरेंसियन सील्ड को पठार को शील्ड भी कहा जाता है, याद हो जाएगा। फिर अब देखिए ब्राजीलियन सील्ड यहाँ पाई जाएगी, और इसी तरह से मैंने क्या बताया, कनाडियन सील्ड हो गया, ब्राजीलियन सील्ड। साइबेरियन सील्ड कहाँ होगा, ये वाला भाग साइबेरियन से, ये साइबेरिया क्षेत्र है ना, तो साइबेरियन सील्ड हो गया। बाल्टिक और फेनो स्कैंडिनेवियन, तो ये बाल्टिक प्रदेश है ना, बाल्टिक सागर है, बाल्टिक प्रदेश, बाल्टिक राज्य में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यहीं पर मानचित्र में देखिएगा। और ये ऊपर फेनो स्कैंडिनेवियन, तो यह शील्ड कहलाती है, याद हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, आइए इसमें देखते हैं, ज्वालामुखी पठार, यानी ड्यू टू वॉल्केनिक एक्शन, या इसको ज्वालामुखी पठार में, जैसे भारत का दक्कन का पठार दोस्तों सुना होगा, यानी भारत का जो दक्कन का पठार है, क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रिया हुई, इन क्रिटेशियस पीरियड ड्यू टू वॉल्केनिक एरप्शन, और बैसाल्टिक लावा मैग्मा के रूप में यहाँ स्प्रेड फैल गया, और यही बैसाल्टिक लावा ब्लैक सॉयल, रेगुड सॉयल या काली मृदा के रूप में जाना गया। यही कारण है दोस्तों यहाँ पर कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है, क्योंकि काली मृदा में कपास सबसे अच्छा उगाया जाता है। तो यह दक्कन का पठार क्या है, ज्वालामुखी से निर्मित। इसी तरह से अमेरिका का कोलंबिया और स्नैक पठार, आइए मानचित्र में देखते हैं, ये देख रहे हैं ना कोलंबिया स्नैक पठार, ये है उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए में पड़ता है। तो यह ज्वालामुखी पर्वत से यानी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निक्षेपित लावा के निस्तारण से बनने वाले पठारों को ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। तो यह इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार तिब्बत में है, इसे विश्व की छत कहा जाता है। इसी तरह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील टिटिकाका झील कहाँ है, बोलीविया पठार में ही अवस्थित है। कोलंबिया पठार कोलंबिया देश में अवस्थित नहीं है, यह अमेरिका में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा, कोलंबिया तो यहाँ पर है, ये ध्यान रखना। इसी तरह से ईरान का पठार है। तिब्बत का पठार 2 पर्वतों से घिरा हुआ है, मैंने बताया था ना, इसलिए इंटर पर इसको, ये उधर कुनलुन की पहाड़ियाँ, इधर हिमालय, दोनों से घिरा हुआ है। तो यह इस तरह से आपको पठारों को बताने की कोशिश किया। और भी सारे इसमें दिए हुए हैं, जैसे किम्बरले प्लेटू है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, कटंगा प्लेटू है, यह सब भी पोतवार का बेसिन पठार भी कह सकते हैं। पाकिस्तान में अनातोलिया है, ये देख सकते हैं, टर्की में, ये भी और याद कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आज के आप लोगों के सेक्शन में। आज भी उत्तर देने वालों में ज्ञान रंजन साहू, संतोष कुशवाहा, आदित्य हैं, अपूर्व हैं, सुनील पाठक हैं, और राफत प्रवीण, सूरज उपाध्याय, शर्मिष्ठा रावत, इन सब लोगों ने बहुत तीव्र उत्तर देने का प्रयास किया है। ऋषि ने भी दिया है लेकिन थोड़ा लेट दिया है। अपूर्व, विक्की, प्रेरणा भी थोड़ा लेट दी हैं। यह है कि सबसे जल्दी अगर बात की जाए तो ज्ञान रंजन साहू, इन लोगों ने, मिली ने भी थोड़ा सा बाद में दिया लेकिन जल्दी आंसर दिया है। संतोष जी ने और संतोष कुशवाहा जी ने, आदित्य कुशवाहा जी, इन लोगों ने बहुत जल्दी, इसी तरह से राफत प्रवीण, इन सब लोगों ने जल्दी से उत्तर दिया है। इसी तरह से आप लोग देते रहेंगे उत्तर तो हमें भी अच्छा लगता है और अच्छे अच्छे प्रश्न देने का मन करता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द उत्तर देने का प्रयास करिए। और अब बढ़ते हैं आज के इस सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, SBI इको रैप रिपोर्ट इज रिलेटेड टू विच स्कीम, यानी इसका संबंध किस योजना से है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, या स्वनिधि योजना, या जन धन योजना, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा है, UAPA अधिनियम के तहत अब तक कुल कितने व्यक्तियों को आतंकवादी करार दिया गया है। 18 लोगों को, 25 की, 31 और 35, इसमें से बताना है। गिनी की राजधानी क्या है, फ्री टाउन, कोनाक्री, बमाको या मोनरोविया। दोस्तों ये चारों राजधानियां हैं, याद रखिएगा। इसी में गिनी की है, इसी में सियरा लियोन की है, इसी में लाइबेरिया की राजधानी है, और इसी में माली की राजधानी है। बस इतना मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आपको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का मुख्यालय, यानी ये नाटो का मुख्यालय कहाँ है। ब्रुसेल्स में है, जिनेवा में है, वाशिंगटन में है, या शिकागो में है। नेक्स्ट है, अमेरिकी प्रशासन ने ताइवान को
कौन सी मिसाइल, ये काट दीजिएगा, कौन सी मिसाइल देने का निर्णय लिया है? हार्पून, सी स्पायरो, पैट्रियट या टॉम हॉक? बताना है इसी में से। एचडीएफसी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? शशिधर जगदीशन, आदित्य पुरी, कैजात भरूचा, सुनील गर्ग। ये सब लोग इसी में थे, मतलब ये इसी संबंधित है एचडीएफसी से ही। अगला है प्रश्न, आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन अक्सर आप लोग एग्जाम में आ जाता है, तो जैसे भरोसे का प्रतीक, अच्छे लोग अच्छा बैंक, हम हैं ना आपका अपना बैंक, इन चारों में ही आपको बताना है। नेक्स्ट है जिन्ना हिज सक्सेस, फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इश्तियाक अहमद, जसवंत सिंह, प्रफुल्ल पटेल या इरफान हबीब? अगला है प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी अजय जयराम का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट या टेबल टेनिस? अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या 28 अक्टूबर? तो इस तरह से इन 10 प्रश्नों के उत्तर आप लोग शीघ्र दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।